ब्रिटिश भारत में खुली एक छोटी सी दुकान कैसे बना आजाद भारत का नंबर 1 ब्रांड। चलिए जानते हैं। हल्दीराम के प्रोडक्ट्स लगभग हर घर में यूज किए जाते हैं। वहीं किसी भी पार्टी में नाश्ते के तौर पर लगाई जाने वाली नमकीन बिना हल्दीराम के अधूरी सी है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आजादी से पहले हल्दीराम की शुरुआत एक छोटी सी दुकान के रूप में हुई। फिर आजादी के बाद कामयाबी के ऐसे झंडे गाड़े कि आज ये नंबर 1 ब्रांड बन गया है। शुरुआत बीकानेर के एक बनिया परिवार से होती है, नाम तनसुख दास, जिनकी मामूली सी इनकम से किसी तरह परिवार का गुजारा हो रहा था। आजादी के करीब 50 से 60 साल पहले वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। तनसुख दास के बेटे भिखाराम अग्रवाल नए काम की तलाश में थे। उन्होंने अपने और अपने बेटे चानमल के नाम पर भिखाराम चानमल नाम की एक दुकान खोली। उन दिनों बीकानेर में भुजिया नमकीन का स्वाद लोगों को काफी पसंद आ रहा था। उन्होंने भी भुजिया नमकीन बेचनी चाहिए। भिखाराम ने भुजिया नमकीन बनाने की कला अपनी बहन भीखी बाई से सीखी। भिखाराम ने भुजिया बनाकर अपनी दुकान में बेचना शुरू कर दिया, लेकिन उनकी भुजिया बाजार में बिकने वाली भुजिया की तरह नॉर्मल थी। बस किसी तरह उनकी रोजी रोटी चल रही थी। फिर सन 1908 में भिखाराम के घर उनके पोते गंगा बिसम अग्रवाल का जन्म हुआ। उनकी माँ उन्हें प्यार से हल्दीराम कहकर बुलाती थी। जब हल्दीराम का जन्म हुआ तो उनके दादा की उम्र सिर्फ 33 साल की थी, क्योंकि उस जमाने में शादी जल्दी हो जाया करती थी। छोटी सी उम्र में ही वो घर और दुकान के कामों में हाथ बटाने लगे। उनके अंदर सबसे अच्छी खूबी यह थी कि वो किसी भी काम को जल्दी सीख लेते थे। उन्होंने जल्द ही भुजिया बनाना सीख लिया और सिर्फ 11 साल की उम्र में हल्दीराम की शादी चंपा देवी से हो गई। शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ गई। हल्दीराम ने अपने दादा की भुजिया वाली दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। उनकी भुजिया बाजार में बिकने वाली भुजिया से कुछ खास नहीं थी। वो भुजिया के व्यापार को बढ़ाना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ अलग से करने की जरूरत थी। ऐसे में हल्दीराम ने अपनी भुजिया के स्वाद को बढ़ाने के लिए कुछ बदलाव किया। उसमें उन्होंने मोठ की मात्रा को बढ़ा दिया और उस भुजिया का स्वाद उनके कस्टमर्स को काफी पसंद आया। उनकी भुजिया बाजार में बिकने वाली भुजिया से काफी जायकेदार और अलग थी। समय के साथ परिवार बढ़ता रहा और अब फैमिली झगड़े उन्हें परेशान करने लगे थे और आखिरकार हल्दीराम ने फैमिली से अलग होने का फैसला ले लिया, लेकिन उन्हें फैमिली बिजनेस से कुछ भी नहीं मिला। एक्सपेरिमेंट ने बदल दी किस्मत। फैमिली से अलग होने के बाद हल्दीराम ने बीकानेर में साल 1937 में एक छोटी सी नाश्ते की दुकान खोली, जहां बाद में उन्होंने भुजिया भी बेचना शुरू कर दिया। वो इसके जरिए मार्केट में अपना नाम जमाना चाहते थे। हल्दीराम हमेशा अपनी भुजिया का स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ न कुछ बदलाव या एक्सपेरिमेंट करते रहते थे। अभी तक मार्केट में लोगों ने जिस भुजिया का स्वाद चखा था वो थोड़ी नरम और मोटी थी, लेकिन इस बार उन्होंने इसके रूप को ही बदल डाला। हल्दीराम ने एकदम पतली भुजिया बना डाली। ये बहुत ही चटपटी और क्रिस्पी थी। इस तरह की भुजिया अब तक मार्केट में नहीं आई थी। जब लोगों ने हल्दीराम के इस भुजिया के स्वाद को चखा तो उन्हें काफी पसंद आया। उनकी चटपटी और स्वाद से भरपूर भुजिया को खरीदने के लिए दुकान के सामने लंबी लाइनें लगने लगी। पूरे शहर में उनकी दुकान भुजिया वाला के नाम से पहचानी जाने लगी थी और फिर बाद में उन्होंने अपनी दुकान का नाम अपने नाम पर हल्दीराम रख दिया। हल्दीराम का व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा था। भुजिया के साथ कई प्रकार की नमकीन बनने लगी थी। समय के साथ उनके प्रोडक्ट्स की डिमांड और ज्यादा बढ़ने लगी थी। इसी के साथ ही हल्दीराम अभी भी अपनी भुजिया में बदलाव करने में लगे रहते थे और इस बार उन्होंने एक नई योजना बनाई। उन्होंने बेसन भुजिया में मोठ मिलाने के साथ पहले के मुकाबले इसे और भी ज्यादा पतला कर दिया। उनके इस बदलाव से उसका स्वाद बढ़ने के साथ उसका रूप भी बदल गया। दूर दराज तक घर घर पहुंचाने के लिए हल्दीराम ने उस भुजिया का नाम डूंगर सेव रखा। उन्होंने अपनी भुजिया का नाम बीकानेर के मशहूर और लोकप्रिय महाराजा डूंगर सिंह के नाम पर रखा था, जिससे उनकी भुजिया की पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ने लगी थी। बीकानेर से कोलकाता और दिल्ली तक का सफर। साल 1941 तक हल्दीराम की नमकीन का स्वाद बीकानेर और उसके आसपास के लोगों को काफी पसंद आने लगा था। हल्दीराम अपने व्यापार को अब पूरे देश में फैलाना चाहते थे। एक बार जब वो कोलकाता के एक शादी में पहुंचे तो वो अपने साथ भुजिया लेकर गए थे। उनकी भुजिया का स्वाद उनके रिश्तेदारों और दोस्तों को काफी पसंद आया। उन्होंने हल्दीराम को कोलकाता में एक दुकान खोलने को कहा और उन्हें यह सुझाव काफी पसंद आया। हल्दीराम ने एक ब्रांच कोलकाता में खोल दी। आगे उनके पोते शिव कुमार और मनोहर ने उनके कारोबार को संभाला। उन्होंने कारोबार को पहले नागपुर और फिर दिल्ली तक पहुंचाया। साल 1970 में पहला स्टोर नागपुर में खोला गया। वहीं साल 1982 में देश की राजधानी दिल्ली में दूसरा स्टोर खोला गया। दोनों जगहों पर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स लगाए गए। इसके बाद पूरे देश में हल्दीराम के प्रोडक्ट्स बिकने लगे। देखते ही देखते हल्दीराम की मांग विदेशों में भी होने लगी। अब देश के साथ विदेशों में भी हल्दीराम ने अपना व्यापार फैलाना शुरू कर दिया। उनके प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और स्वाद ने कंपनी को नंबर 1 ब्रांड बना दिया। हल्दीराम का ब्रांड समय के साथ तरक्की कर रहा था। साल 2003 में हल्दीराम अमेरिका में अपने प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट शुरू कर दिया था। आज करीब 80 देशों में इसके प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट किया जाता है। फिर साल 2015 में कंपनी को बड़ा झटका लगा। अमेरिका ने हल्दीराम के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। उनका कहना था कि हल्दीराम अपने प्रोडक्ट्स में पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से हल्दीराम के प्रोडक्ट्स पर बैन लगा दी गई थी।
बावजूद इसके कंपनी के बिजनेस पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। पूरे वर्ल्ड में उसके प्रोडक्ट्स ने अपनी एक अलग ही खास पहचान बनाई। आगे चलकर कंपनी के कारोबार को ज्योग्राफिकल बेसिस पर देश के 3 हिस्सों में बांट दिया गया ताकि कंपनी ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक आसानी से पहुंच सके। साउथ और ईस्ट इंडिया का व्यापार कोलकाता में हल्दीराम भुजिया वाला के पास है, वहीं वेस्टर्न इंडिया का व्यापार नागपुर में हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल के पास है और नॉर्थ इंडिया का व्यापार दिल्ली में हल्दीराम स्नैक्स एंड एथनिक फूड्स के पास है। इन तीनों में सबसे बड़ी दिल्ली की कंपनी है। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2013 से 14 के बीच हल्दीराम की दिल्ली वाली कंपनी का रेवेन्यू 2100 करोड़ रुपए था, वहीं नागपुर वाले का सालाना रेवेन्यू 1225 करोड़ रुपए था और साल 2019 में पूरे हल्दीराम का सालाना रेवेन्यू 7130 करोड़ रुपए था।